गोयल दिस साइड फ्रॉम गेट माई यूनिवर्सिटी। दोस्तों, हम सभी एमबीबीएस एस्पिरेंट्स ओवरसीज एजुकेशन प्लान करते हैं। इसीलिए करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं इंडिया में, हमारे देश में हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, हमारा बजट हमें अलाउ नहीं करता और बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स रहते हैं। सो वी गो एज अ कंपल्शन, नॉट एज बाई चॉइस। बट इस साल 2022 में एमबीबीएस अब्रॉड का जो डिसीजन है इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है कि इसका किसी के पास भी परफेक्ट सोल्यूशन अभी तक नहीं रहा है। एक तरफ हम देखते हैं कितना इंटरनेशनल जियोपॉलिटिकल डिस्टर्बेंस चल रहा है। आप कहीं भी देखिए, काफ़ी सारे कंट्रीज आपस में उलझे हुए हैं और इतना ज़्यादा एक अनसिक्योरिटी का एटमॉस्फेयर है बाहर। और दूसरी तरफ जो हमारा इंटरनल डिसीजन मेकिंग है, जहाँ हमारे लिए जो हमारी बॉडीज हमें हेल्प कर सकती थी, कहीं ना कहीं उन्होंने एक डिस्टर्बेंस का माहौल क्रिएट किया हुआ है। और जितना ज़्यादा गैजेट के बाद, एफएमजीएल गैजेट के बाद जो क्लैरिटी एक सिंपल वे में आ सकती थी, वो अभी तक नहीं आई है। इसी दरमियान फ्रेंड्स, एज अ टीम गेट माई यूनिवर्सिटी हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किया, हम लोगों ने हर तरह से अपना एफर्ट किया और आज जो मैं आपके सामने कंटेंट लेके आया हूँ, काफ़ी रिसर्च करके लाया हूँ, जिससे आपको अपने डिसीजन मेकिंग में फैक्चुअली कुछ ऐसे मैं चीज़ें दूंगा, ऐसे फैक्ट दूंगा, जिससे आप अपना डिसीजन मेकिंग में अपना कहीं ना कहीं आपको सहूलियत हो सकती है। सो दोस्तों, ये देखिए मैं आपके लिए जो लेके आया हूँ, मैं अभी आपको सिनॉप्सिस दे रहा हूँ, आगे मैं इसका डिटेल में भी कवर करूंगा। कंट्री वाइज क्या सिचुएशन इवॉल्व कर रही है एज ऑन डेट, एफएमजीएल रेगुलेशन कहाँ कहाँ से रिस्पॉन्स आया, किससे आया, एलिजिबिलिटी क्या है, ड्यूरेशन टेंटेटिव क्या रहने वाली है, लैंग्वेज, लाइसेंसिंग और एफएमजी, ये पूरा मैंने आपके सामने पिछले 8 महीने का निचोड़ रख के आपको समझाने की कोशिश करूंगा। सो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। एज यू नो, एफएमजीएल गैजेट रेगुलेशन 2022 जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिंजेंट रहा है फॉरेन मेडिकल एस्पिरेंट्स के लिए, और इसमें कंडीशंस ले डाउन की गई थी कि फॉरेन स्टूडेंट्स को अगर इंडिया में आना है, स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए आना है, तो क्या क्या कंडीशन फुलफिल करनी है। सो इसमें कंडीशन 4B जो है, विच इज़ द रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंसिंग कंडीशन, इस कंडीशन को हम काफ़ी बार डिस्कस भी कर चुके हैं, जिसके अंतर्गत ये आता है कि आपको जिस भी कंट्री में आप जा रहे हैं, वहाँ की कंट्री से, वहाँ की मेडिकल कमीशन जो भी है, रिस्पेक्टिव बॉडी जो है, उसके अंदर रजिस्ट्रेशन करके आना पड़ेगा। ये कंडीशन के बाद कुछ आज मैं आपके सामने ऐसी कंडीशन भी डिस्कस करने जा रहा हूं जिनका शायद हमने कभी ध्यान नहीं दिया, बट इनकी इंपैक्ट जो है वो बहुत बहुत ज्यादा हो सकती है आपके केस के अंदर। देखिए दोस्तों, इसमें एक क्लॉज 2C जो है, 2(3), लोकेशन ऑफ मेडिकल कॉलेज और इंस्टीट्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कोर्स, द एंटायर कोर्स, ट्रेनिंग, इंटर्नशिप और क्लर्कशिप शैल बी डन आउटसाइड इंडिया इन द सेम फॉरेन मेडिकल इंस्टीट्यूशन थ्रू आउट द कोर्स ऑफ स्टडी, and no part of medical training and internship shall be done in India or in any other country other than the country from where the primary medical qualification is obtained. So आप देखिए यहाँ दो चीजें हैं, पहली in same foreign medical institution and secondary in the same country. That means अगर आपने कोई भी कॉलेज डिसाइड कर लिया एज ऑन डेट अपने मेडिकल इंस्टीट्यूशन के लिए, एजुकेशन के लिए, सो आप मान के चलिए अब आपके पास ट्रांसफर का कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। ऐसी बहुत बार सिचुएशन आती है जब किसी ना किसी कारणवश जो बच्चे के हाथ में नहीं होती, मे बी कई बार बच्चा क्लाइमेटिक कंडीशन एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, इट्स एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन, और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, मे बी करिकुलम एडजस्टमेंट नहीं होता, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अच्छी नहीं होती, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जो बच्चे के बाद में उसको पता चले। बट इस कंडीशन के बाद बच्चा कभी भी इवन इन द कंट्री इटसेल्फ ट्रांसफर नहीं ले सकता। सो ये आप समझ के चलिए, दिस हैज टू बी अ वेरी वेरी सीरियस कंडीशन। शायद आप लोगों ने इसको इतना सीरियसली समझा नहीं है। कैटेगोरिकली मैं आपको मेंशन कर रहा हूं, जहां भी आप जा रहे हैं, जिस भी इंस्टीट्यूशन को आप चुन रहे हैं, बहुत लॉन्ग टर्म में जानिए, उसकी करिकुलम, उसकी रिसर्च, उसकी पेशेंट एक्सपोजर, उसके सारे सिचुएशन को अच्छे से जानिए, अदरवाइज आगे आपके पास स्कोप नहीं बचेगा। कई बार पेरेंट्स अफोर्डेबिलिटी के चक्कर में, सस्ते के चक्कर में कुछ ना कुछ ऐसे डिसीजन ले लेते हैं जो बाद में उनको प्रॉब्लम होती है। तो प्लीज अपना फीडबैक मैकेनिज्म जरूर स्ट्रॉन्ग करिए और 10 जगह से 5 जगह से उसको सर्टिफाई करिए कि जो आप डिसीजन ले रहे हो सही होना चाहिए। दूसरा पॉइंट दोस्तों, ड्यूरेशन ऑफ कोर्स एंड ट्रेनिंग। A person who pursue the foreign medical education should have undergone a course of theory, practical, clinical training equivalent to MBBS of India। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो इसका मतलब क्या है, जो ये गैजेट में हर पॉइंट में क्लैरिफिकेशन है। ये मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि जो भी आपको कोई बोलेगा कि इंटर्नशिप का एक्स स्ट्रक्चर है, वाई स्ट्रक्चर है, या रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेबल है, प्लीज आप समझ के देखिए, ये पूरा गैजेट बनाया गया है इंडियन स्ट्रक्चर में। इंडियन स्ट्रक्चर क्या बोलता है, पहले आपको 4.5 साल की पढ़ाई करनी है,
4.5 ईयर 54 मंथ्स। फिर आपको 1 साल की इंटर्नशिप करनी है विच इज अ डेडिकेटेड इंटर्नशिप इन अ हॉस्पिटल और क्लर्कशिप जिसे बोला गया है, और फिर आप आगे अपने प्रोसेस में जा सकते हैं। कहीं पे भी आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कोई भी आपको जो भी सिचुएशन, जो भी कंट्री के हिसाब से जाना जाता है, आप इंडिया के पर्सपेक्टिव में उसको एवेल्यूएट करिए, और इंडिया के पर्सपेक्टिव में ही जो पूरा FMGL गैजेट है उसको बनाया गया है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपके सामने बताना चाहता हूं। इतना ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट किए जा रहा है। जो लोग, देखिए कई लोग, मैंने आपको पहले भी बोला है, कई लोग हैं जिनके लिए मैटर करता है बिजनेस, और कई लोगों के लिए मैटर करता है एक स्टूडेंट लेवल क्लैरिटी। वो आज भी रजिस्ट्रेबल का गाना गा रहे हैं कि नहीं आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों एज ऑन डेट आगे क्या होगा मैं नहीं कह सकता। एज ऑन डेट आई कैन वाउच, आई कैन टेल यू इट इज ऑल अबाउट रजिस्ट्रेशन। कोई भी अगर आपको एलिजिबिलिटी के नाम पे, रजिस्ट्रेबल के नाम पे अगर आपसे एडमिशन लेने की बात कर रहा है, प्लीज आप सावधान हो जाइए। वो आपको गलत बता रहा है, मिसगाइड कर रहा है। और अगर प्राइमरी लेवल पे ही आपकी इंफॉर्मेशन में मिसमैच है तो आप समझिए आगे आपको जिसके भी थ्रू आप जा रहे हैं डेफिनेटली अच्छा सोल्यूशन या अच्छी मेंटरशिप नहीं मिलने जा रही। सो प्लीज बी क्लियर, इट इज रजिस्ट्रेशन। इंडिया में क्या होता है मैंने आपको बताया, इंडिया में रजिस्ट्रेशन होता है। आप स्टेट मेडिकल काउंसिल या नेशनल मेडिकल कमीशन में रजिस्टर करते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। सिमिलरली आपको जिस देश में जा रहे हैं रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। दोस्तों एज अ टीम गेट माई यूनिवर्सिटी हम लोगों ने काफी, मैंने आपको बताया, विजिट की, हमने एफर्ट दिया। हमारी टीम अलग अलग मेडिकल कमीशंस में गई। हम नेपाल मेडिकल कमीशन गए, हम बांग्लादेश कमीशन गए, हम अलग अलग देश के, दुनिया के कोनों में गए। इसी वजह से गए, इसी सवाल का जवाब ढूंढने गए कि वहां की मेडिकल कमीशन का क्या पर्सपेक्टिव है, रजिस्ट्रेशन को लेकर उनका क्या व्यू पॉइंट है। कहीं से कम नहीं तो हमने 50 से ज्यादा RTIs करी, अलग अलग जवाब लेने की कोशिश करी, और फाइनली आज हम एक लीगल रिकोर्स में भी जा रहे हैं जहां हम क्लैरिटी लेने की कोशिश कर रहे हैं। फ्रेंड्स अब आते हैं सबसे क्रिटिकल स्लाइड पे जो मैं आज आपके लिए लाया हूं, और इस पे मैं आप सबका ध्यान जाना चाहता हूं। देखिए पिछले जो मैंने आपको बताया जो भी एफर्ट रहे हमारी टीम के, इसमें हमने सारी कंट्रीज को यहाँ पे पेन डाउन किया है और आपको अलग अलग पैरामीटर्स पे बताने की कोशिश की है। पहला सेक्शन है रेस्पॉन्स ऑन FMGL रेगुलेशन। कौन सी ऐसी कंट्री हैं जिन्होंने पिछले 8 महीने या 6 महीने के दरमियान कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स देने का कोशिश की है। सो यहाँ पे रशिया का जवाब आया है, बांग्लादेश का आया है, चाइना का आया है, नेपाल का आया है, कजाकिस्तान का आया है, फिलीपींस आया है, जॉर्जिया आया है, बेलारूस आया है, मलेशिया का भी आया है, लेकिन वो नेगेटिव में आया है कि आप कंडीशन फुलफिल नहीं करते वहां की, तो यहां जाने में आप फायदा नहीं है। बाकी जो कंट्रीज हैं इन पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि इतने बड़ी कंट्रीज जहां इतने बच्चे जाते हैं, वहां की एम्बेसीज जो हैं वो क्यों नहीं यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती, और आज तक इनकी एम्बेसी, इनकी एजुकेशन डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से एक क्लैरिटी नहीं आई है। और मैं ये बिलीव करता हूं अगर वो कंट्री एक बच्चे को क्लैरिटी नहीं दे सकती, एम्बेसी रिस्पॉन्सिवनेस नहीं दे सकती, तो यहां पे जाने से पहले आपको 10 बार सोचने की आवश्यकता है। या तो वो क्लैरिटी देना नहीं चाहते, या उनके पास क्लैरिटी ना देने की कोई वजह है, या कोई ऐसा एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस है जो बोल रहा है कि नहीं आप क्लैरिटी, होता है ना कई बार खामोशी में बहुत कुछ छुपा होता है, राइट। सो ये प्लीज देखिए, मॉरिशस, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, अजरबैजान, ताजिकिस्तान, अर्मीनिया, इजिप्ट एंड कैरेबियन, यहां से अभी तक मेरे पास तो कोई क्लैरिटी नहीं है। मे बी आई मे बी रॉन्ग। अगर आप लोगों में से किसी के पास है या मेरे किसी भी फ्रेटर्निटी में किसी के पास है तो प्लीज करेक्ट, आई विल इशू अ डिस्क्लेमर ऑन दैट। जो आई है रशिया की तरफ से, एम्बेसी की तरफ से आई है, बांग्लादेश BMDC ने दिया था, चाइना की एम्बेसी की तरफ से आई थी, नेपाल में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से, कजाकिस्तान में वहां की अल्माटी, मनीला फिलीपींस, येरेवन जॉर्जिया एंड बेलारूस में मिन्स्क की तरफ से आई थी। अब आते हैं कि एलिजिबिलिटी को लेकर क्या सिचुएशन बनती है। सो अगेन दोस्तों देखिए, मैंने आपको बताया आपका जो पर्सपेक्टिव है, आपके पास वहां पे प्रैक्टिसिंग रजिस्ट्रेशन होना चाहिए विच इज एट पार विद द लोकल सिटीजन। जरूरी नहीं आप वहां प्रैक्टिस करें या आपको वहां पे वर्क परमिट दिया जाए, लेकिन आपकी और फॉरेन नेशनल की एलिजिबिलिटी समझिए, उसकी एजुकेशन समझिए, उसकी क्वालिफिकेशन समझिए, जिससे अगले दिन वो प्रैक्टिस कर सकता है, वो बराबर होनी चाहिए। एनएमसी को प्रॉब्लम यहीं पे थी कि आप बच्चों को पढ़ाते हैं अपने देश में और आधा अधूरा पढ़ा के हमारे देश में भेज देते हैं। तो अगर आप अपनी कंट्री में उनकी एलिजिबिलिटी के साथ, उनकी क्वालिफिकेशन के साथ उन्हें प्रैक्टिस नहीं करने दे सकते, तो उस केस में हम कैसे अलाउ कर दें। तो यहां पे जो हमारा एनालिसिस कहता है,
जो कंट्री आज के डेट में फुलफिल कर रही हैं गैजेट रेगुलेशन को, वो हैं रशिया, बांग्लादेश, चाइना, नेपाल, कजाकिस्तान। कजाकिस्तान का रिप्लाई आ गया है, मैं आपको उसके भी डिटेल शेयर कर दूंगा। फिलीपींस अंडर प्रोसेस है, इट इज एक्सपेक्टेड, क्योंकि यहां पे भी काफी तेजी से काम चल रहा है और पीआरसी, चैड और पीएलई को लेकर काफी कॉन्फिडेंस में मेजर्स चल रहे हैं एंड आई एम प्रीटी श्योर वेरी सून यहां से बहुत जल्दी एक अच्छी रिपोर्ट आ सकती है। जॉर्जिया, अभी आपका काफी डिस्कशन चल ही रहा है जॉर्जिया को लेकर, और बेलारूस। अब आते हैं क्या सिस्टम और क्या ड्यूरेशन टेंटेटिव बन सकती है यहां पे। दोस्तों, रशिया में जो आपकी ड्यूरेशन है वो 6 ईयर्स की बन सकती है। इसको थोड़ा एक्सप्लेन करके मैं बताता हूं। सो देखिए, लास्ट ईयर तक टिल 2021 ये 6 ईयर्स एजुकेशन हुआ करती थी, इसमें इंटर्नशिप इंक्लूड नहीं होता था, राइट। बट अब रशियन एम्बेसी कहती है उसमें 6 ईयर में 1 ईयर इंटर्नशिप इंक्लूड करेंगे। सो फ्रेंकली स्पीकिंग वो इंटर्नशिप नहीं है, दैट इज क्लर्कशिप, और एनएमसी ने कहीं ना कहीं उसके लिए गो हेड दे ही दिया है बिकॉज वह इंटर्नशिप ऑब्लिक क्लर्कशिप वर्ड यूज किया है। सो टेक्निकली रशिया ने इंटर्नशिप और क्लर्कशिप वाला जो एस्पेक्ट है उसको यहां पे बहुत अच्छे से यूज किया है। दूसरा आते हैं बांग्लादेश। देखिए, बांग्लादेश में भी जो सिचुएशन है, आपको वहां पे जो बीएमडीसी का रजिस्ट्रेशन मिलता है, लेकिन वहां लिखा होता है यू आर नॉट अलाउड टू प्रैक्टिस, बट जो रजिस्ट्रेशन मिल रहा है वो मिल रहा है आफ्टर योर इंटर्नशिप, 1 ईयर इंटर्नशिप। यू आर नॉट अलाउड, बट अल्टीमेटली यू हैव गॉट दैट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस, यू हैव गॉट ओवरऑल एजुकेशन। इंटर्नशिप के बाद प्रैक्टिस करना ना करना एक अलग एस्पेक्ट है, ऑल्दो इसके लिए भी काम चल रहा है कि इसको आप जो लिखते हैं इसको आप रिमूव करिए, तो होपफुली वो भी हो जाएगा। बट टेक्निकली अगर देखा जाए, एज पर माय अंडरस्टैंडिंग, बांग्लादेश फुलफिल द गैजेट रेगुलेशन क्राइटेरिया, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर अलाउ करते हैं तो बच्चा तो वहां प्रैक्टिस कर सकता है, उसकी क्वालिफिकेशन एट पार है, उसकी एजुकेशन, उसकी इंटर्नशिप, उसकी हर चीज एट पार है, राइट, और रजिस्ट्रेशन उसको मिल रहा है। और डेफिनेटली प्रैक्टिस करने की जहां तक बात है, देखिए मैं आपको बता रहा हूं 99% कंट्रीज आपको प्रैक्टिस इजीली नहीं करने देंगे, क्योंकि अल्टीमेटली इट इज ऑल अबाउट द लोकल इमिग्रेशन लॉज, लेबर लॉज, राइट। थर्ड इज चाइना। चाइना ने भी क्लैरिफिकेशन दिया है कि yes, you can practice after 5 year and 1 year of internship, then you can give the licensing exam of China, and certainly if you qualify, हाँ, word of caution ये है कि जो licensing exam है that will be purely in Chinese language। नेपाल, मैंने आपको बता रखा है, नेपाल ने अपने गैजेट रेगुलेशन पारित किया था जिसमें अब उन्होंने अलाउ कर दिया है फॉरेन नेशनल को नेपाल मेडिकल कमीशन का एग्जाम देने के लिए, जो पहले वो नहीं करते थे। सो दे हैव मेड अमेंडमेंट्स इन द करिकुलम। कजाकिस्तान की तरफ से भी रिप्लाई आया है whereby they have said कि 5 year will be education and 1 year internship will be there, and this is justifying and certifying the NMC criteria। और इसके बाद एक आपका लाइसेंसिंग एग्जाम होगा जो वहां का मेडिकल बोर्ड लेता है, टेस्टिंग बोर्ड लेता है। फिलीपींस की जो टेंटेटिव ड्यूरेशन बनेगी दोस्तों, वो 5.5 ईयर्स की बनेगी, टेंटेटिवली बीएस प्लस एमडी की, क्योंकि वहां आपको पता है प्री मेडिसिन होता है, 1 ईयर की आपकी इंटर्नशिप होगी। जॉर्जिया 6 ईयर मेडिसिन क्लियर है यहाँ पे जॉर्जिया और बेलारूस के केस में, प्लस यहाँ रेसिडेंसी भी आपको करनी पड़ेगी इफ यू वांट टू वर्क एज ए इंडिपेंडेंट मेडिकल प्रैक्टिशनर। देखिए, इस पे काफी जद्दोजहद चल रही है। जॉर्जिया के केस में काफी एम्बेसी भी इन्वॉल्व हो रही है, मेडिकल कॉलेजेस भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, काउंसलर एंड कंसल्टेंट भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। फंडामेंटल जो अंडरस्टैंडिंग है हमारी वो यही है कि एज ए इंडिपेंडेंट, क्योंकि इंडिया में आप एज ए इंडिपेंडेंट डॉक्टर प्रैक्टिस कर सकते हैं आपको 5.5, जो मैंने आपको बताया था गैजेट का प्रीमाइस ही ये है एज पर इंडिया। तो अगर जॉर्जिया अलाउ करता है अपने जूनियर डॉक्टर को प्रैक्टिस करने के लिए, रजिस्ट्रेशन नंबर देता है, तो मुझे लगता है कि ये रेजिडेंसी में रिलैक्सेशन मिल सकता है। 6 ईयर के बाद पीक्यूएलई का एग्जाम है, फिर रेजिडेंसी। अगर नहीं देता तो कहीं ना कहीं दिस इज द सब्जेक्ट ऑफ क्वेश्चन। सेम विद बेलारूस। अब आते हैं लाइसेंसिंग लेवल एग्जाम में। दोस्तों, रशिया का जो लाइसेंसिंग लेवल एग्जाम है दैट विल बी इन रशियन लैंग्वेज, Bangladesh is purely English, China is again Chinese language, right? Nepal is English, Kazakhstan local language, Kazakh, Philippines will be purely English, Georgia is local and Belarus is local। इन सब की तो मैं अभी डिस्कशन इसलिए नहीं करना चाहता कंट्रीज की, क्योंकि क्लैरिफिकेशन ही नहीं है दोस्तों। एंड आई बिलीव लाइसेंसिंग एग्जाम इन अ लोकल लैंग्वेज इज गोइंग टू बी नेक्स्ट चैलेंज फॉर यू गाइज, बिकॉज पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपनी एजुकेशन प्रोफिशिएंसी देनी पड़ेगी। सो यू हैव टू डू योर एजुकेशन इन 2 पैरेलल पाथवेज। ओके, इंग्लिश तो आप पढ़ेंगे, साथ में आपको अपनी एजुकेशन लोकल लैंग्वेज में करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी तक सिर्फ आपको वर्बल लैंग्वेज देनी पड़ती थी लास्ट ईयर, इतनी कि लोग समझ जाएं। अब आपको लाइसेंसिंग एग्जाम देना है तो डेफिनेटली आपको रीडिंग, राइटिंग, कॉम्प्रिहेंशन देना पड़ेगा।
एंड आई डोंट अंडरस्टैंड, मे बी ये इंडिविजुअल अपनी अपनी कॉम्पिटेंसी पे बिलोंग करता है, बट कुछ लैंग्वेजेस बहुत ही कॉम्प्लेक्स हैं, बहुत ही टफ हैं। प्लीज आप डिसीजन लीजिए, सोच समझ के लीजिए, और लैंग्वेज को ना एक बार समझने की कोशिश कर लीजिएगा, आपके लिए कितना कॉम्पिटेंट होने वाला है। जनरली आई प्रेफर द कंट्रीज जहां इंग्लिश है, कम से कम वो लाइसेंसिंग में इंग्लिश वाला और लैंग्वेज लर्निंग वाला जो बर्डन है वो आपके सर से हट जाएगा, राइट। इसके बाद दोस्तों हमने एफएमजी पास परसेंटेज का हमने एनालिसिस किया है, इसको मैं डिटेल में आपको अगली स्लाइड में कवर करूंगा, जस्ट मैं ब्रीफ बता देता हूं। बांग्लादेश का जो ओवरऑल एफएमजी पासिंग परसेंटेज है दिस, कजाकिस्तान का ये पूरा एनालिसिस किया है हमने, मैं आपको बेटर है अगली स्लाइड में ही समझा देता हूं। ओके, सो दोस्तों इसके अलावा भी कुछ ऐसे सवाल हैं जो अनसुलझे सवाल हैं, जैसे एनएमसी कहती है 48 मंथ्स 54 मंथ्स, तो इसके अंदर काफी कंट्रीज हैं जो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल डिस्क्वालीफाई हो जाता है क्योंकि वो 48 मंथ्स देता है। सो दैट्स अ वेरी वेरी, है ना, हर डिसीजन के दो पहलू होते हैं। एनएमसी कहती है इंग्लिश में होनी चाहिए। जर्मन मेडिकल एजुकेशन पढ़ाती है पूरी जर्मन लैंग्वेज के अंदर, जहां आपको पूरा लैंग्वेज सीख के जानी पड़ती है। तो क्या एज अ स्टूडेंट, ऐसे बहुत से अनसुलझे सवाल हैं, इनको लेकर और एफएमजीएल गैजेट को भी लेकर हमने एक पिटीशन दायर की है। डेफिनेटली अभी अपडेट आएगा, मैं आपसे शेयर करूंगा। आते हैं दोस्तों एफएमजी का एनालिसिस जो बहुत ही क्रिटिकल होने जा रहा है। इसमें हमने एनबीई की साइड से सारा डेटा निकाला और पिछले 2015 से लेकर 2022-21 तक का ऑलमोस्ट 7 इयर्स का हमने पूरा एनालिसिस किया है। तो ये मैं आपके सामने दोस्तों कंट्री वाइज एनालिसिस लाया हूं एफएमजी का। काफी ज्यादा कैलकुलेशन इसमें किया है और आपके लिए होपफुली ये स्लाइड जो है काफी रिफॉर्म और इंफॉर्मेटिव होने जा रही है। बांग्लादेश, ये देखिए, ये है कंट्रीज, ये है अपीयर्ड, नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर्ड, नंबर ऑफ पास एंड व्हाट इज द पास परसेंटेज फ्रॉम 2015 to 18, 2019, 2020 एंड रिसेंटली 2021 का जो लेटेस्ट पासिंग परसेंटेज का एफएमजी रिकॉर्ड है उसके हिसाब से। दिस इज ऑल फैक्चुअल, नो इंटरप्रिटेशन, नो अजम्पशंस। ओके दोस्तों, आप देखिए कहीं ना कहीं कुछ ट्रेंड्स निकल के आते हैं इसके अंदर कि कुछ कंट्रीज हैं जो मैं देख रहा हूं वो बाय डिफॉल्ट ईयर ऑन ईयर अच्छा एफएमजी पासिंग परसेंटेज दे रहे हैं। जैसे बांग्लादेश, फिलीपींस को मैं देखता हूं, यहां भी 2019 में भी हाईएस्ट एफएमजी रेशियो रहा है, 2020 में भी हाईएस्ट चल रहा है, 2021 में भी इनका हाईएस्ट रेशियो चल रहा है। इसका आप कहीं ना कहीं कारण समझ के देखिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं पेशेंट एक्सपोजर एक बहुत बड़ी फैक्टर होती है, लैंग्वेज की अडेप्टेबिलिटी बहुत फैक्टर होती है, और तीसरा हॉस्पिटल मेडिकल की एजुकेशन इज ऑल अबाउट पेशेंट एक्सपोजर। कितना पेशेंट आपको देखने को मिल रहा है हॉस्पिटल में, पेशेंट फुटफॉल कितना है। ये जो कंट्रीज हैं बांग्लादेश, फिलीपींस या कुछ अदर कंट्रीज, यहाँ पे डेंसिटी पॉपुलेशन बहुत हाई है और आपको जो लर्निंग होती है, प्रैक्टिकल लर्निंग, उसका एस्पेक्ट बहुत अच्छा होता है। सो दिस इज द ओवरऑल कंट्री वाइज एफएमजी पासिंग रेशियो। बाकी अप एंड डाउन आप देखिए, 2018 में अर्मीनिया का कुछ आया था, 2019 में यूक्रेन का आया था, तो ये फ्लक्चुएशन आपको अक्रॉस द लाइन कंट्री टू कंट्री मिलेगी। बट एक चीज और देखिए, कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो शुरू से एंड तक बॉटम लाइन पे ही अटकी हुई हैं, वो कभी उठ ही नहीं पाई हैं। आप देखिए ना, उन्होंने किसी भी साल में अपने स्कोर को इंप्रोवाइज किया ही नहीं है। सो 11%, 21%, 12%, 19%, 11%, 19%, 19%। तो देखिए ये फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्टीमेटली आप समझिए, लौट के आके आपको नेक्स्ट की परीक्षा देनी है और नेक्स्ट का एग्जाम डेफिनेटली कॉम्प्लिकेटेड और कंबरसम और बहुत एनालिटिकल होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट के एग्जाम में रिकॉल बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज्यादा नहीं है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होंगे, पैराक्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चन होंगे। तो अगर आपने प्रैक्टिकल नहीं किया, अगर आपने पेशेंट एक्सपोजर नहीं लिया, आप समझ के देखिए, आप कितना भी सोच लें मैं कम से कम ड्यूरेशन 5 साल 6 साल करके जाऊंगा, आपकी ड्यूरेशन वहां बढ़नी ही बढ़नी है। पहले तो वहां लाइसेंसिंग में आप जाएंगे, फिर इंडिया आएंगे, और इंडिया में आपका 2 अटेम्प्ट 1 अटेम्प्ट भी एक्स्ट्रा जाता है, आपके साल 2 साल तो जाएंगे ही जाएंगे। तो इस पेशेंट एक्सपोजर वाले, डिजीज वाले इन फैक्टर्स को प्लीज ध्यान से देखिएगा। जो मैंने आपको बताया था इसका ये पूरा एवरेज है, 2015 से 21 का जो मैंने समरी ली है पास परसेंटेज की, ये एवरेजिंग है। और एवरेजिंग में फिलीपींस, बांग्लादेश फर्स्ट, सेकंड, देन जॉर्जिया, नेपाल, यूक्रेन, देन बॉटम लाइन पे अर्मीनिया, रशिया, चाइना, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान कंट्री ओवरऑल परफॉर्म करती हैं। एक्सेप्शंस आर डेफिनेटली देयर, कहीं की कुछ यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा कर रही है, कहीं की कुछ यूनिवर्सिटी कम अच्छा कर रही है। सो दोस्तों, एक लास्ट स्लाइड जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको आपको कंसीडर करना चाहिए करंट सिचुएशन में। पहले हम लोग कहते थे चूज एमबीबीएस कॉलेजेस केयरफुली, अब हम कहते हैं चूज एमबीबीएस अब्रॉड कंट्रीज केयरफुली आफ्टर द एफएमजीएल गैजेट रेगुलेशन। सो फर्स्ट इज द प्रोग्राम ड्यूरेशन, डेफिनेटली इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट।
पॉपुलेशन जरूर ध्यान रखिएगा, ऐसा ना हो कि आप जा रहे हैं वहां पेशेंट ही नहीं है, हॉस्पिटल्स खाली पड़े हैं, एक्सपोजर नहीं है, अल्टीमेटली अब मान के चलिए आपको एक्सपोजर बहुत वीक रहेगा और इस एक्सपोजर के कारण आपको इंडिया में नेक्स्ट में तो डेफिनेटली प्रॉब्लम आने वाली है। रिसर्च कैसी है, एजुकेशन कैसी है, राइट, लाइसेंसिंग एग्जाम की लैंग्वेज क्या है, क्लिनिकल एक्सपोजर कैसा है और रजिस्ट्रेशन की कंडीशंस क्या है जो मैंने आपको बताई। सो ये इसीलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अगर आप अपना कॉलेज नहीं बदल सकते, आपको अपनी ड्यूरेशन पूरी की पूरी उसी इंस्टीट्यूशन में देनी है, तो इस चीज को ध्यान रखिए। फाइनली गेट माई यूनिवर्सिटी एक आपको बहुत सिंपल और जेन्युइन एडवाइस देना चाहती है कि ये हमारा करियर है, ये हमारी चॉइसेस जो है ना वो बेस्ड होनी चाहिए हमारे क्लिनिकल, हमारी अंडरस्टैंडिंग और हमारी ओवरऑल समझ और फीडबैक मैकेनिज्म के ऊपर। कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में मत लीजिए। कोई आपको कितना भी बोले एडमिशन खत्म हो गए हैं, जल्दी करो, आपका लास्ट डेट निकल जाएगी, नहीं, लास्ट डेट निकल जाए दूसरा कॉलेज मिल जाएगा, बट मेरे करियर में अगर कॉम्प्रोमाइज हो गया या 1 साल 2 साल बाद मुझे कुछ ऐसा फीडबैक मिला या मैं अनकंफर्टेबल हो गया बिकॉज ऑफ एनी रीजन, सो डेफिनेटली मेरा करियर खराब हो जाएगा। सो अगेन विद दिस अपील फ्रेंड्स, आई रिक्वेस्ट यू, आई विश यू ऑल द बेस्ट। आप ध्यान रखिए, एज अ टीम गेट माई यूनिवर्सिटी वी हैव ऑलवेज स्टूड बाय आवर स्टूडेंट्स, वी हैव ऑलवेज स्टूड बाय द राइट्स, भले वो हमारे स्टूडेंट हो या एक कम्युनिटी हो, वी हैव ऑलवेज ट्राइड टू रेज आवर वॉइस अगेंस्ट द इनजस्टिस थ्रू आउट, एंड दिस इज वॉट आई बिलीव पर्सनली फ्रेंड्स, दिस मेक्स अस मोर कॉन्फिडेंट और इससे हमारे अंदर एक एथिक्स और हमारे अंदर इंटरनली हमें बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है अपने आप को, that this gives us a satisfaction ultimately, and this is what keeps us driving to get such a resourceful content for you again and again कि आप अपना डिसीजन लें, अच्छा डिसीजन लें और कहीं ना कहीं अपने करियर के साथ जस्टिस करें, अपनी पेरेंट्स की एस्पिरेशन के साथ जस्टिस करें और प्लीज किसी के बहकावे में ना आए। सोच समझ के ठंडे दिमाग से हर चीज का एनालिसिस करके एक अच्छा डिसीजन अपने करियर के लिए लें और सुलझा हुआ डिसीजन लें। इसी के साथ दोस्तों थैंक यू वेरी मच, साइन ऑफ फ्रॉम गेट माई यूनिवर्सिटी टीम, अनुज गोयल दिस साइड। अपना ध्यान रखिए, अपने लोगों का ध्यान रखिए, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।